हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए लगातार आप लोगों के लिए तैयारी कराई जा रही है। इसके पहले भी हमने कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के वीडियो प्रोवाइड कर दिए हैं और लगातार बच्चों जो वीडियो को देख रहा है गारंटेड मैं कहता हूं कि एग्जाम में बढ़िया फोड़ कराएगा। देखो भाई, रट्टा मार के जो जाएगा उससे तो नहीं बनेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, कहीं का भी हो, उसको आपको समझना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं आप लोगों को समझा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न बच्चों, कोलरास का नियम। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपका एक बिलियन है। बिलियन में आप सबको पता है कि विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं। जैसे बिलियन में हमने एक विलेय पदार्थ ले लिया और विलेय पदार्थ ले लिया बच्चों NaCl। अब किसी भी बिलियन की जो चालकता होती है आयनों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि ये टूटता है बच्चों तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया। तो कोलरास साहब ने बिल्कुल सिंपल बताया कि अनंत तन्यता पर। अनंत तन्यता का मतलब है बिलियन में जो विलायक है बच्चों उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। विलायक की मात्रा ज़्यादा हो जाए। अनंत तनुता का मतलब, तनुता मतलब विलेय की मात्रा कम हो, है ना। तनु बिलियन किसे बोलते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो। तो बच्चों आप लोगों को अनंत तनुता की बात कर दी गई। अनंत तनुता का मतलब विलायक बहुत ज़्यादा और विलेय कम है। उस स्थिति पे इस बिलियन की जो चालकता होगी, जो बिलियन लिया है वो जो धन आयन है बच्चों और ऋण आयन है, इनके चालकताओं के योग के बराबर होगा। बस सिंपल और कुछ भी नहीं है। कोलरास ने सिर्फ इतना बताया कि किसी बिलियन में जो बच्चों अनंत तन्यता पर इसकी जो मोलर चालकता होगी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी, जो भी चालकता होगी, वो डिपेंड करेगा बच्चों विलेय के धन आयन और ऋण आयन की संख्या पर। कितनी धन आयन और ऋण आयन है बच्चों, उनके संख्या पर निर्भर करता है। किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता दो मानों का योग होता है, जिसमें एक मान धन आयन होता है तथा दूसरा मान ऋण आयन होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर बोला गया लैम्बडा इन्फिनिटी m, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी बोला है धन आयन। जैसे बच्चों में धन आयन ये आप लोगों का चालकता हो गया और ये ऋण आयन की चालकता हो गई, ये ऋण आयन की चालकता हो गई। अब बच्चों मान लीजिए यहाँ पर ये इसकी संख्या हो गई, यहाँ पर ये माइनस इसकी संख्या हो गई। इसके जगह आप लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है कि धन आयन की चालकता बच्चों और धन ऋण आयन की चालकता, ऐसा भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर x कर देते हैं, यहाँ पर y कर देते, जहाँ पर x धन आयन की संख्या है और y ऋण आयन की संख्या है। ये बच्चों आपका क्या कहला गया, कोलरास का नियम कहला गया। यानी किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। जैसे बोला गया कि मान लीजिए NaCl टूटता है बच्चों तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है, तो Na पॉजिटिव की चालकता और Cl नेगेटिव की चालकता, ये दोनों की जो चालकता है बच्चों वो कहलाएगी NaCl की, है ना, चालकता। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है बच्चों ये 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl नहीं है, यहाँ पे 2 Cl है, इसलिए बात की AlCl3 के तो 3 Cl। तो ये आयनों की संख्या, जैसे Na का 1 है तो यहाँ पर 1 है, Cl का 1 है तो 1 रहना चाहिए, Ba का संख्या 1 है बच्चों, Cl का संख्या 2 है तो 2 रहना चाहिए। तो ये धन आयन और ऋण आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये अपना कोलरास का नियम हो गया। इससे क्वेश्चन आता है कोलरास का नियम तथा 2 अनुप्रयोग करो बच्चों। तो 2 अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आप लोग देखोगे यहाँ पर कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता कैसे निकाली जाती है। तो यदि बच्चों हम जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तन्यता पर चालकता निकालना चाहते हैं तो हम जैसे प्रबल विद्युत अपघट्ट ले लें और उनके, है ना, कैलकुलेशन से हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें भी नोट्स लेना है तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपये लगते हैं, है ना। नोट्स के लिए मात्र 100 रुपये लगते हैं। यदि कोई बच्चा चाहता है तो नोट्स ले सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तन्यता पर चालकता कैसे निकाली जाती है। इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता हम निकाल सकते हैं। जैसे CH3COH की अनंत तन्यता पर आणविक चालकता निकालनी है बच्चों तो HCl, है ना, सोडियम एसीटेट और NaCl की सहायता से हम निकाल सकते हैं। ठीक, इतना सा सिंपल है और कुछ भी नहीं है। पहला आप लोगों का अनुप्रयोग आसानी से बन जाएगा बच्चों कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता इस नियम के आधार पर अर्थात कोलरास के नियम के आधार पर हम निकाल सकते हैं। जैसे CH3COH की अनंत तन्यता बच्चों HCl और सोडियम एसीटेट को जोड़ेंगे, NaCl को घटाएंगे तो आसानी से आपका ये मान निकल कर आ जाएगा। ज़्यादा लिखना भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। ये बोला गया, अब आप लोगों को लगेगा कि सर कठिन है। मैं बोला अनंत तन्यता पर मोलर चालकता किसका निकालना है, CH3COOH का। तो हमको क्या करना है, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता बराबर करो बच्चों HCl को
और सोडियम एसीटेट को अनंत तन्यता पर मोलर चालकता CH3COONA सोडियम एसीटेट है। इसको जोड़कर इसमें अनंत तन्यता पर मोलर कंडक्टिविटी, इसमें बच्चों आपको NaCl को घटा देना है, NaCl को घटा देना है। तो Na घटेगा, Cl से Cl घटेगा, तो अपना बचेगा HCl का ही बचेगा अनंत तन्यता पर। तो लेमडा है ना, ये आपका बच्चों H का पॉजिटिव का हो जाएगा और लेम्बडा है ना, ये अपना Na H तो कट गया सर, Cl से Cl कट गया और H बचा, यहाँ पे बचेगा CH3CO निगेटिव, ये पॉजिटिव का है तो CH3COO निगेटिव बचेगा। ये चीज़ है बच्चों, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा कि इनको दोनों को जोड़ के इसको घटा देते हैं तो इसका निकल कर आ जाता है। वियोजन की मात्रा निकालनी है तो आप सबको पता है कि इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किसी सांद्रता पर चालकता और अनंत तन्यता पर जो चालकता होगी उसका अनुपात बच्चों वियोजन की मात्रा है। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। क्या बोला गया कि किसी सांद्रता पर, ये चालकता की बात करते किसी सांद्रता पर, और बच्चों अनंत तन्यता पर। अनंत तन्यता पर तो आपने पढ़ा है कि धनायन की कितनी चालकता है अनंत तन्यता पर, धनायन की कितनी चालकता बच्चों, जैसे धनायन की बात करते हैं, और ऋण आयन की कितनी चालकता है अनंत तन्यता पर। समझ रहे हो नहीं, धनायन और ऋणायन इनके चालकताओं, इन्हीं किसी सांद्रता पर चालकता और किसी बच्चों अनंत तन्यता पर चालकता, इसका अनुपात वियोजन की मात्रा निकालनी जाती है। ठीक है, ये AC मतलब वही चीज़ है कि दो घटक है बच्चों। तो यहाँ तक क्लियर है। आप लोगों को कोलरास का नियम बहुत रटना नहीं है, ऐसे साधारण से तैयार कर लेना। ठीक है, क्लियर। तो वियोजन की मात्रा निकालनी है तो किसी सांद्रता पर और अनंत तन्यता पर चालकता, इनका अनुपात ही वियोजन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न बच्चों, लवण सेतु के दो कार्य लिखो। लवण सेतु किसे कहते हैं? दो कार्य। लवण सेतु का काम क्या होता है? ये KCl या KNO3 या Na2SO4 तथा अगर अगर विलयन की जेली से भरी हुई U आकार की एक नली होती है जिसे हम लवण सेतु के नाम से जानते हैं। ये लवण सेतु बच्चों आप सबको पता है कि मान लीजिए जब हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ते हैं तो दो हमारे पास पात्र होता है जिसमें दो अलग अलग विद्युत अवघट भरे रहते हैं। ठीक है, एक में जिंक SO4, एक में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट। इसमें बच्चों U आकार की उल्टी एक कांच की नली होती है जिसमें या तो आप लोगों क्या क्या भरा रहता है, क्या भरा रहेगा बच्चों? KCl, KNO3 या Na2SO4 तथा अगर अगर विलयन की जेली भरी रहती है, जो क्या करता है इन दोनों के उदासीनता को बनाए रखता है। इसे ही बोलते हैं बच्चों हम लवण सेतु। सेतु मतलब पुल, जो दो सतहों को जोड़ता है वो पुल है। यहाँ पर ये दो विलयनों को जोड़ता है इसलिए पुल है। तो सेतु का कार्य करता बच्चों दो लवणों को जोड़ता है। यहाँ पर आपका जिंक SO4 जिंक सल्फेट है और बच्चों यहाँ पे कॉपर सल्फेट है CuSO4। तो दो लवणों को जोड़ता है इसलिए लवण सेतु कहते हैं। ये U आकार की उल्टी कांच की नली होती है जिसमें बच्चों या तो KCl या KNO3 या NO2SO4 इनमें से कोई एक ले लो और अगर अगर की जेली का बना हुआ पेस्ट रहता है जो केवल आयनों को जाने देता है, पदार्थों को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देता। ठीक है, इसके द्वारा दो विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है बच्चों, विद्युत संपर्क बनाए रखता है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं हैं, ये मिलाता नहीं है कि भाई कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट के साथ मिल जाए। ये विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है बच्चों? विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो और विशिष्ट चालकता शैली स्थिरांक, मतलब ये तीन चीज़ें हैं एक साथ है और इसको अपन कवर करेंगे एकदम सुपर फास्ट। चलिए, आप लोगों से गुजारिश है भाई कि चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो, जैसे बच्चों आप सबको पता है कि एक हमारे पास चालक है, इसमें हम किसी बाह्य स्रोत के माध्यम से करंट देते हैं। ठीक है सर, करंट दे दो तो इसमें धारा बहता है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा इधर है बच्चों, तो धारा की दिशा उसकी विपरीत होती है। अब धारा बहती है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए उठ के यहाँ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अगला इलेक्ट्रॉन जब आएगा इससे टकराएगा और कुछ रुकावट होगी और वही रुकावट आपका प्रतिरोध कहलाता है। यानी चालक द्वारा ही धारा के मार्ग में जो अवरोध डाला जाता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, ये प्रतिरोध जो बच्चों ये प्रतिरोध है वो लंबाई पर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा लंबाई होता है और क्षेत्रफल। भाई मोटा है तो प्रतिरोध कम होगा। आप जैसे मान लो ज़्यादा जगह है समझो ना, ज़्यादा जगह है तो आप आसानी से, चौड़ी रोड है
चौड़ी रोड है तो आप आसानी से गाड़ी चलाओगे, रुकावट कम होगी। तो क्षेत्रफल ज़्यादा है बच्चों तो प्रतिरोध कम होगा। लेकिन पतली सकरी सी रास्ता है और तुम्हें दूर तक जाना है तो कहीं पे कटा हुआ, कहीं पे फटा हुआ, कहीं पे एक जानवर, कहीं पे है ना कोई कचड़ा बैठा, मतलब बहुत रुकावटें आएंगी। इसलिए कहा जाता है लंबाई के समानुपाती, जितना ज़्यादा लंबाई उतना अवरोध। यदि दोनों को मिलाकर लिख दें बच्चों, दोनों को मिला दें तो ये समानुपाती L/A हो जाता है। और समानुपाती हटाते हैं तो रो एक नियतांक लग गया। तो R बराबर बच्चों रो L/A, या इससे आप लोग रो बराबर निकाल सकते हो RA/L। ठीक है, रो बराबर RA/L। यही इसका बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसे। ठीक है, क्लियर। तो विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है बच्चों? यदि मान लीजिए अब इसका क्षेत्रफल 1 हो, 1 घन वर्ग सेंटीमीटर, और लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना हो जाएगा? 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों यदि हमने A का मान 1 रख दिया और L का मान 1 रख दिया तो रो बराबर R हो गया। यानी 1 घन सेंटीमीटर आयतन की, 1 घन सेंटीमीटर आयतन की जो प्रतिरोध होगी वो उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, 1 घन सेंटीमीटर की जो प्रतिरोध होगी वो उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। 1 घन सेंटीमीटर की जो प्रतिरोध होगी उसकी विशिष्ट प्रतिरोध कहलाती है। समझ में आया? ठीक, चलिए अब इसी से बच्चों अपना विशिष्ट चालकता है ना, विशिष्ट चालकत्व तो कहते हैं। ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक, चलिए तो विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि किसी विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोध है ना लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपन ने कर लिया। ठीक है, ये लंबाई के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती हटाए बच्चों तो रो एक नियतांक लग गया। यहाँ पे बच्चों रो जो है एक नियतांक है। ठीक है, जहाँ रो बराबर RA/L। अब इसके आगे आप लोग थोड़ा सा लिख लेना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि भाई यदि मान लीजिए A का मान 1 हो, जैसे मैंने कहा कि यदि A का मान 1 हो बच्चों, A का मान 1 हो, A का मान 1 हो और L का मान 1 हो, तो यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 हो बच्चों और उनके बीच की लंबाई मान लीजिए इकाई हो, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही विशिष्ट प्रतिरोध होगा। यानी किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन की जो प्रतिरोध होगी बच्चों उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा। ये केमिस्ट्री की भाषा में हो गया। ठीक, प्रतिरोधकता की इकाई बच्चों कितना हो जाएगा? तो R का ओम है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा बच्चों तो ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ओम सेंटीमीटर हो जाएगा इसकी इकाई। क्लियर। चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं बच्चों, आगे प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट चालकता, तो कप्पा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। मैंने बता ही दिया कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता है। जैसे बच्चों आप लोगों को बताया कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन, अभी यहाँ पर आपने क्या देखा कि A का मान 1 है, मतलब L का मान 1 है, तो V बराबर होता है A × L। यानी बच्चों 1 घन सेंटीमीटर आयतन की जो प्रतिरोध है वही उसकी विशिष्ट प्रतिरोध है। आप लोगों को लिख लेना है, बार बार समझा रहा हूँ। और यदि मैं कह दूं कि किसी 1 घन सेंटीमीटर विलयन की जो चालकता है वो उसकी विशिष्ट चालकता, तो बिल्कुल बोल दोगे हाँ सर, बल्ले बल्ले। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर, किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, और किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर आयतन की जो चालकता है वो उसकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्लियर बच्चों, है ना। इसका व्युत्क्रम देख लो बच्चों, कप्पा 1/, ये रो हो गया बच्चों, रो, इसका मान रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब आप लोग बताया कि जैसे आप लोगों ने देखा कि रो का ओम सेंटीमीटर बताया, तो इसका ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। कभी कभी ये ओम इन्वर्स का सीमेंस होता है, आप सबको पता है, तो सीमेंस सेंटीमीटर इन्वर्स होता है, लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा सर, सेल स्थिरांक का आप बताओ, सेल स्थिरांक होता क्या है? सेल स्थिरांक क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि भाई हमारे पास क्या है, बिलियन है ना, बिलियन है। अब बिलियन है तो 2 इलेक्ट्रोड हमने इसमें डुबाया क्योंकि सेल बना दिया। अब 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी है? इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्या है? जैसे इलेक्ट्रोड है बच्चों, ये इसका अनुप्रस्थ काट कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात है सेल स्थिरांक कहलाता है। इसका इकाई क्या होगा बच्चों? तो L का सेंटीमीटर, क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया बच्चों, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो गया।
सेंटीमीटर इनवर्स हो गया शैलीय स्थिरांक की इकाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपना नरनस्ट समीकरण। नरनस्ट समीकरण बहुत सिंपल है लेकिन इसे लोग कठिन समझते हैं। एक लाइन यदि याद कर लिया बच्चों, देखो नरनस्ट ने क्या बताया कि मानक स्थिति पर, मानक स्थिति किसे बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कहलाता है, जब वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम हो, 1 एटीएम बच्चों वायुमंडलीय दाब हो, ठीक, ताप 298 केल्विन हो और बच्चों सांद्रण जो हो 1 मोलर हो, वो स्थिति आपका स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है, आपके पास बच्चों एक पात्र है, पात्र में आपने जिंक सल्फेट भरा, इसमें जिंक का एक रॉड लगा दिया, तो इसका कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोड होगा। अब इसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए नरनस्ट ने अपना एक समीकरण व्यक्त किया स्टैंडर्ड स्थिति के लिए, जब एक वायुमंडलीय दाब और एक वायुमंडलीय ताप है ना, मतलब 298 केल्विन ताप, एक वायुमंडलीय दाब सांद्रण इकाई हो और ताप 298 केल्विन हो, उसके लिए उन्होंने बताया कि जो इसका जो RED यानी अपचयन विभव का मान है वो स्टैंडर्ड बच्चों RED, ठीक है। फिर यहाँ पर बच्चों आप लोग प्लस लगा लो, यहाँ पर RT अपान NF इन फिर N पॉजिटिव अपान M। ये N पॉजिटिव कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपका अपचयन हो रहा है, अपचयन मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। जैसे मान लीजिए अपचयन विभव निकाल रहे हैं तो N पॉजिटिव अवस्था में है, वो N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो शुद्ध सॉलिड स्टेट में हो गया, मतलब अपचयित होकर के M में हो गया। अब बच्चों यही आपका क्या है, नरनस्ट इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है, यही है नरनस्ट इक्वेशन है, कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपना यहाँ पर देखिए रिड्यूस्ड स्पीसीज, इसको प्लस रखेंगे बच्चों तो यहाँ पे प्लस रहना चाहिए, ये रिड्यूस्ड स्पीसीज नीचे है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, याद रखना बस। यानी Mn पॉजिटिव यदि ऊपर रखेंगे तो प्लस रहेगा, ठीक है। रिड्यूस्ड को यदि हम बात करेंगे तो Mn पॉजिटिव है वो ऊपर रहेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज स्पीसीज यदि बात करेंगे अपना तो नीचे रहेगा। क्लियर। अब यहाँ पर बच्चों एक अभिक्रिया दिया है कि मान लीजिए आपका Mn पॉजिटिव है, ये रिड्यूस्ड हुआ मतलब अपचयित हुआ N इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब यदि इसको नीचे रख दिए, क्योंकि M का सांद्रण इकाई है बच्चों, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि मोलर सांद्रण 1 हो, मोलर सांद्रण इसका 1 हो बच्चों, इसका सांद्रण 1 मोलर हो, तो RED ये स्टैंडर्ड की बात की जा रही है, RT ये प्लस ही रहे बच्चों, NF तो अपना इन हो जाएगा, Mn पॉजिटिव हो जाएगा, सांद्रण 1 हो बच्चों तो यहाँ 1 रख देंगे। यदि ये नीचे इसको ले जाओगे तो माइनस रहता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ना कि सर माइनस प्लस का क्या खेल है, ये चीज़ है। अब बच्चों कुछ भी नहीं है, R का मान T का मान, इसको log 10 बदलोगे, log 10 इनको log 10 बदलोगे बच्चों तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर यदि वैल्यू पुट करोगे कि R का मान कितना होता है बच्चों 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, इसका इकाई कई बार पूछा है। टेम्परेचर तो अपना 298 केल्विन रखोगे, 96,500 कूलाम रखोगे बच्चों, किसका मान, फैराडे का मान, ठीक है। तो इन सब का वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली जो अपना आंसर आएगा है ना, कितना आता है बच्चों, ये अपना आ जाता है, फाइनली जो लास्ट आंसर है इतना आ जाता है, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर है नरनस्ट समीकरण, जिसे आप लोगों को तैयार कर लेना है। सिंपल है बच्चों, आप लोगों को तैयार करना भी है ना, बहुत सिंपल है, हो सकता है इस बार आ जाए, ठीक, कठिन नहीं रहता, थोड़ा समझने का तरीका होना चाहिए। अगला हमारे लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र सहित वर्णन करो। देखो बच्चों एक छोटा सा चित्र बना दिया गया है, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। जब हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं, अभी आपको जस्ट समझाया कि यदि किसी पात्र में एक हम विलयन ले लें, जिसमें विद्युत अपघट्ट का विलयन लेते हैं, उस धातु का हम क्या करेंगे, एक क्षण प्रयुक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक विलयन हमने मान लीजिए कापर सल्फेट ले लिया और कापर का ही छड़ लगा दे बच्चों, तो अपना एक इलेक्ट्रोड तैयार हो जाता है, ठीक है। मानक स्थिति का मतलब तो होता है कि इसको हम एक वायुमंडलीय दाब पर रखें, टेम्परेचर 298 केल्विन रखें और सांद्रता 1 मोलर होना चाहिए, तो इसका मानक स्टैंडर्ड हो जाता है।
अब एक ऐसी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया गया जिसका विभव शून्य माना गया। जैसे हम 2 इलेक्ट्रोड है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो हम इसको लगा करके जोड़ करके, क्योंकि इसका शून्य है, डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चों। तो इसको बनाने के लिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए एक प्लेटिनम ब्लैक की पत्ती चढ़ी हुई, प्लेटिनम की पतली पत्ती का इलेक्ट्रोड, मतलब यहाँ पे बच्चों एक प्लेटिनम ब्लैक से ये अपना, ये जो प्लेटिनम की पत्ती है, प्लेटिनम की पत्ती है, ये प्लेटिनम से ब्लैक से ही लेपित है, ठीक है। इसको हम 1 मोलर सांद्रण हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। यह कांच की एक नली से ढका रहता है। कांच की नली बच्चों, कांच की नली से ढका रहता है। नली में एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। यहाँ से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं बच्चों तो क्या होता है कि कुछ गैस को ये अवशोषित कर लेता है और कुछ गैस को क्या कर देता है, बाहर बुलबुले के रूप में, यहाँ से बच्चों, यहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाता है। कुछ तो ये अवशोषित कर लेता है और कुछ को बाहर, है ना, भेज देता है। यही जो अवशोषित हाइड्रोजन है बच्चों, यही बच्चों आप लोगों का एक प्रकार अपचयित होगा और एक प्रकार ऑक्सीकृत होगा, मतलब ये दोनों स्थिति में कार्य करता है, ठीक है। तो यदि ये बात आ जाएगा कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे बनाते हैं बच्चों, तो प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेटिनम की परत चढ़ी हुई पतली पत्ती होती है ना, जिसको अपन क्या करते हैं बच्चों, 1 मोलर हाइड्रोजन के सांद्रण पर इसको विलयन में डुबा कर रखते हैं, है ना। ये कांच की नली से ढका रहता है, ऊपर एक छोटा सा छिद्र बन रहता है जिसमें से हम एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कुछ हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और कुछ को बुलबुले के रूप में बाहर निकाल देता है। और ये बच्चों आपका कैथोड एनोड दोनों की तरह कार्य करता है। तो जब प्यारे बच्चों ये एनोड की तरह कार्य करेगा या कैथोड की तरह, तो दो चीज़ आप लोग समझना है, क्योंकि ये जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इसमें होता है। एनोड कैथोड दोनों की तरह कार्य करता है। अच्छा, मैं आपसे कह दूं कि एनोड की तरह कार्य करता है। एनोड कब कहलाएगा बच्चों, एनोड कब कहलाएगा, एनोड कहलाएगा, इसका मतलब उस पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जैसे बच्चों H2 है ना, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2H पॉजिटिव बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। यानी H2 हमने लिया था, ये एक वायुमंडलीय दाब पर हमने लिया था, एक एटीएम पर, ये प्लेटिनम ब्लैक पर बच्चों अधिशोषित था, और ये आपका H पॉजिटिव बनाया 1 मोलर सांद्रण विलयन पर, है ना। यही चीज़ हो गया। जब हम कैथोड की बात करते हैं बच्चों, तो कैथोड पर इसका क्या होगा, अपचयन होगा। अपचयन होगा तो मतलब जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जो 1 मोलर सांद्रण विलयन पर है बच्चों, ये H2 में बदल रहा है ना, वो भी एक वायुमंडलीय दाब पर, और ये प्लेटिनम ब्लैक पर हो गया। तो इसको दर्शाने के लिए सर एक बार, और यहाँ पर अब क्रिया लिखी ही नहीं, H पॉजिटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया बच्चों, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो H2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से बच्चों एनोड की तरह भी कार्य करता है और कैथोड की तरह भी कार्य करता है। तो इसकी अवक्रिया आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोगों को क्लियर हुआ कि इसको बनाने के लिए हम प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक क्या करते हैं बच्चों, पतली सी एक पत्ती लेते हैं जो कि एक हाइड्रोजन आयन के 1 मोलर सांद्रण विलयन में डुबा कर रखते हैं। जब इसको हम बात करते हैं तो चारों ओर कांच के जैकेट से घिरा रहता है, ऊपर एक छोटा सा छिद्र रहता है जहाँ से शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं एक वायुमंडलीय दाब पर। तो कुछ गैस को ये अवशोषित कर लेता है, कुछ गैस को बाहर निकाल देता है, और ये कैथोड एनोड दोनों की तरह कार्य करता है। हमारा जो अगला प्रश्न बच्चों आप लोगों के लिए, भाई ये सब चीज़ यहाँ पे है, देखो इसीलिए बोलते हैं कि नोट्स आप लोगों को लेना बहुत जरूरी रहता है। नोट्स में सारा चीज़ रहता है तो आप लोग परेशानी नहीं होगी, फटाफट आप लोग रिविजन कर लोगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पॉपुलर है। जो प्रश्न है बच्चों आप लोगों का संक्षारण, क्या है बच्चों, संक्षारण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है और कुछ भी नहीं है ना। यदि वायुमंडलीय क्षेत्र पे, यानी कहने का मतलब खुले स्थान पर हम किसी धातु को रख देते हैं तो धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है बच्चों, वो संक्षारण कहलाता है। तो हर बच्चे से ये याद होगा, इसमें समय नहीं देना है। जंग लगना एक संक्षारण है। संक्षारण का सिद्धांत जरूर आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि बच्चों संक्षारण का सिद्धांत आप लोग गलती कर बैठते हो और इससे नहीं पढ़ते हो, और यहीं से नंबर मिलता है। यदि संक्षारण आ गया, संक्षारण का सिद्धांत बच्चों, तो यहीं से नंबर मिलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करने लगता है। यानी मान लीजिए ये बोला गया कि भाई साहब ये लोहा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया बच्चों। अब ये एक तरीके से जब इसको खुले में छोड़ दिए नमी में, तो थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पे अशुद्धियाँ बन गई।
अब यही अशुद्धि है बच्चों, ये एक तरीके से विद्युत रासायनिक सेल की तरह कार्य करता है। ऐसे सेल को संक्षारण सेल भी कहते हैं। इस सेल में जो शुद्ध लोहा, जैसे मान लीजिए शुद्ध लोहा है बच्चों, ये शुद्ध लोहा एनोड का कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी Fe जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe2 पॉजिटिव बना देगा। ये शुद्ध लोहे की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है बच्चों, अशुद्ध लोहे पर ऑक्सीकरण होता है। यही Fe2 पॉजिटिव जो है FeOH का होल टॉइस बनाता है बच्चों, और फिर यह जाकर के जंग में बदल जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं कि किसी लोहे को खुले जगह में छोड़ देते हैं, किसी धातु को खुले जगह में छोड़ देते हैं, तो धीमी गति से वो धीरे 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 ऐसी यौगिक में बदल जाता है जो काम का नहीं होता। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना बच्चों, जब इसको खुले में छोड़ते हैं तो जो अशुद्ध लोहा होता है वो विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। जो बच्चों अपना शुद्ध लोहा है वो एनोड की तरह कार्य करता है, अशुद्ध लोहा कैथोड की तरह कार्य करता है। और नमी जो है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सब मिले हैं, ये विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करने लग जाते हैं। तो जो एनोड पर होता है बच्चों ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, तो Fe जो है Fe2 पॉजिटिव बदल गया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया बच्चों। ठीक है, वहीं पे कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर क्या हुआ? कैथोड पर क्या हुआ बच्चों? कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ली जाती है, तो ये विद्युत अपघट्ट है। ये बनकर के OH नेगेटिव आयन बनाता है। ऑक्सीजन और पानी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके OH नेगेटिव बनाते हैं। और यही जो OH नेगेटिव आयन है बच्चों, यही जो OH नेगेटिव आयन है, यही जो OH नेगेटिव आयन है ना, वो H2 में कन्वर्ट होता है। फिर देखो ना, Fe2 पॉजिटिव OH आयन से क्रिया करके FeOH का होल टॉइस बनाते हैं। फिर FeOH का होल टॉइस बच्चों आपका Fe2O3 XH2 बनाएगा। यही जंग का सूत्र है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जंग का सूत्र क्या बच्चों? जंग का सूत्र। ठीक, चलिए इसके बाद बच्चों तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता बताना है। और एक आपका बच्चों आणविक चालकता, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। जो बच्चा इसको नहीं पढ़ेगा तो मान लीजिए खत्म, ये पूरा लेक्चर देख लिया और ये प्रश्न नहीं पढ़ा तो मान लीजिए उसकी बैटरी गुल खत्म, बैटरी गुल हो जाएगी बबुआ। समझ रहे हो ना? देखना बच्चा, मान लीजिए आपने ये बिलियन ले लिया और कोलरास का नियम तो पढ़ ही लिए, कोलरास का नियम तो पढ़ ही लिए बच्चों। तुल्यांकी चालकता बात कर रहे हैं, हमने बिलियन लिया है। ठीक है, अब इसमें यदि विलेय की बात करें, विलेय की मात्रा बच्चों 1 ग्राम तुल्यांक, कितना? 1 ग्राम तुल्यांक हमने इसमें मिलाया, और उसके कारण जो आयन बने, उस आयन के कारण जो चालकता हुई, वो उसकी बच्चों तुल्यांकी चालकता कहलाई। यानी किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन आयनों की चालकता है जो कि उसमें एक तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को मिलाने से उत्पन्न हुआ है। कुछ समझ में आया? अब ध्यान देना, दोनों एक साथ हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता। यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, आगे आणविक चालकता, दोनों एक साथ हो जाएगा बच्चों। मैंने क्या बोला कि अब 1 ग्राम की जगह 1 मोल यदि हम मिला दें, 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक की बात की जा रही थी यहाँ पे, तो बच्चों 1 ग्राम तुल्यांक के कारण जो इसमें आयन बने और उनकी जो आयन की चालकता है वो तुल्यांकी चालकता कहलाई। क्या कहलाई बच्चों? तुल्यांकी चालकता। लेकिन वहीं पर 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाने पर किसी विलयन की मोलर चालकता, मोलर मतलब आणविक चालकता, मोलर मतलब आणविक चालकता, किसी विलयन की मोलर अथवा आणविक चालकता विलयन के उस आयनों की चालकता के बराबर है जब विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाने से उत्पन्न होता है। यानी कुल मिलाकर के जब हमने 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिलाया तो उसकी जो चालकता है वो तुल्यांकी चालकता कहलाई। और जब हमने विलयन में 1 मोल मिलाया बच्चों, उसकी चालकता आणविक चालकता कहलाई। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो एक तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VML विलेय करने से उत्पन्न होता है। यहाँ पे बच्चों यदि हम आणविक चालकता की बात करें तो देखो परिभाषा, यदि किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को VML में विलेय करने से उत्पन्न होता है। यानी 1 ग्राम तुल्यांक को मिलाया तो उसकी तुल्यांकी चालकता और 1 मोल को मिला दिया उसकी आणविक चालकता हो गई। ठीक है बच्चों, चीजें क्लियर है? तो लैम्बडा यहाँ पर देखो कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट लिखा गया बच्चों, कप्पा इंटू भी। और यहाँ पर बच्चों यहाँ पर देखना लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू भी। ओके, कोई दिक्कत बच्चों? अब जैसे बोला गया, थोड़ा समझिएगा, ये बोला गया कि कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट ये किसके मल्टीपल के बराबर है? कप्पा यानी विशिष्ट चालकत्व के इंटू भी आयतन में ये मिला हुआ है, भी आयतन में मिला हुआ है। हम ये कहते हैं कि सी ग्राम बच्चों 1000 में है। कितना है? 1000 में। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना में होगा? 1 ग्राम कितना होगा?
1000/c हो जाएगा। 1000/c मतलब कप्पा इंटू 1000/c। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यही चीज़ बोला गया कि c ग्राम 1000 मिला है तो 1 ग्राम 1000/c में मिला होगा, तो v के जगह रख देंगे बच्चों 1000/c। मज़ा आ गया? हाँ सर। यहाँ पे भी देखो, मैं यदि आपको बच्चों 1 ग्राम तुल्यांक की बात हो रही थी, यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक की बात हो रही थी, यहाँ भी 1 ग्राम तुल्यांक होगा नहीं, यहाँ 1 ग्राम मोल 1000 में मिले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बोलते हैं एक प्रकार से बच्चों ऐसा लिख देते हैं m ग्राम, कैपिटल m ग्राम मोल 1000 में मिले हैं, तो 1 ग्राम मोल 1000/m में मिले होगा। तो v के जगह बच्चों हम क्या रख देंगे? 1000/m रख देंगे। बस जहाँ बिलियन की मोललता है, मोललता है कि मोलरता है भाई, मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, तो क्या होगा? मोलरता है, कोई दिक्कत नहीं, मोलरता है। अच्छा, एक चीज़ और है, कभी कभी बुक में बच्चों यहाँ पर c की जगह कैपिटल N लिखा रहता है, तो परेशान मत होना। जैसे n ग्राम लिखा रहेगा जहाँ नॉर्मलता होगी, क्योंकि तुल्यांक की बात आ गई, नॉर्मलता होती है बच्चों। क्लियर? आप लोगों को पता होना चाहिए। बाबूजी, यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो बात को आगे बढ़ाएं। अब इनकी इकाई की बात करते हैं। देखना बच्चा, इकाई आसानी से बनेगा। हमने कहा लैम्डा अनंत अनंतता पर। अच्छा भाई, कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी, और बच्चों कंडक्टिविटी है आपकी इक्विवेलेंट दोनों की। तो यदि हम बात करते हैं तो इसका मान लीजिए कप्पा इंटू 1000 बटा बच्चों m हो गया। इसकी बात करते हैं बच्चों तो कप्पा इंटू 1000/c हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, यानी यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की बात की जाएगी। कप्पा का क्या होता है बच्चों? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये आयतन है 3 है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब होगा बटा इक्विवेलेंट बच्चों, इक्विवेलेंट है ना, ये अपना ग्राम तुल्यांक है ना, ग्राम तुल्यांक। तो इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा बच्चों, तो केवल 2 बचेगा। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक ऊपर जाएगा बच्चों, तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स। ये बच्चों आपका इकाई हो गया। अब इसके लिए बात हो जाएगा तो लिखोगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स, इसकी इकाई आ गई। देखो, तरीका होना चाहिए, बस तरीका, थोड़ा बहुत मेहनत करने की। बाकी आज के लिए भी इतना ही, बहुत पढ़ा दिए यार, है ना। बाकी आप लोग करते रहे मेहनत, तैयारी करते रहें, चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।